और तो चलिए मुझे चाय बातें बनती हैं। मुझे शाहिद भाई ने बताया था कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द पर्पस ड्रिवननेस ऑफ इनोवेशन, और इनोवेशन इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन अलाइन आवर इंटरेस्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो उसमें एथिक्स एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में एक कंपोनेंट है। तो मैं उस पर ही ज़्यादा फोकस करूंगा, कुछ एग्जांपल्स लाया हूँ। लेकिन उस सब को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं बताऊं कि मैं वाटरलू में किधर होता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू किस चीज़ में मशहूर है, कनाडा में क्या इकोसिस्टम है एंटरप्रेन्योरशिप का, इनोवेशन का। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू बहुत इनोवेटिव एक यूनिवर्सिटी है। यहाँ का एक जो मेन आप समझ लें यूएसपी है, तो यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है, वो हमारा यहाँ पे कोऑप प्रोग्राम है। अब कोऑप प्रोग्राम क्या होता है कि हम किसी भी इंजीनियरिंग के अंडरग्रेड के स्टूडेंट को लेते हैं, हम उसको 4 महीने पढ़ाते हैं और 4 महीने के लिए भेज देते हैं किसी कंपनी में कि काम करके आओ। फिर वापस वो आता है बच्चा, फिर 4 महीने पढ़ता है, फिर 4 महीने के लिए चला जाता है। तो उसकी डिग्री जब, तो बाय द टाइम दे फिनिश द डिग्री दे हैव ऑलरेडी गॉटन लाइक 5 6 को ऑप एक्सपीरियंसेस। और वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं एप्पल में, जाते हैं वो टेस्ला में, जाते हैं वो यानी स्पेस एक्स में जाते हैं। वो यहाँ की सबसे टॉप टेक फर्म्स या इंजीनियरिंग फर्म्स में जाके काम करके आते हैं। और सारे सारे बच्चों को ये करना पड़ता है। अगर आप नहीं कर रहे तो आप इस प्रोग्राम में रह ही नहीं सकते। तो ये एक बहुत यूनिक हमारी प्रोपोजिशन है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाय द टाइम माय स्टूडेंट्स दे ग्रेजुएट, मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग फैकल्टी में हूँ, लेकिन मैं मैनेजमेंट साइंस में पढ़ाता हूँ। और हमारा बेसिकली रोल ही ये है कि इंजीनियर्स को हम कैसे तैयार करें फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, फॉर सॉफ्टवेयर स्किल्स, फॉर बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो वहाँ पे जब मैं फाइनल ईयर इंजीनियर्स को पढ़ाता हूँ, तो आई समटाइम्स रियलाइज कि ये लोग कितना डिफरेंट माइंडसेट है इनका। वो क्या करते हैं, बच्चे आके मुझे कहेंगे कि मैं बस ग्रेजुएट हो रहा हूँ एंड आई वांट टू टेक मे बी 6 months ऑफ, आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, आई वांट टू सी कि व्हाट्स आउट देयर, आई वांट टू रीइन्वेंट माई सेल्फ, आई वांट टू मे बी वर्क ऑन माई स्टार्टअप। तो वो बच्चों को कोई, जिसे कहते हैं ना, बहुत स्ट्रेस नहीं होता कि हमने जाके जॉब लेनी है, क्योंकि उन्हें पता है हमें मिल जानी है, और उनके पास 2 3 ऑफर्स भी आई होती हैं। तो दे आर वेरी कंफर्टेबल बाय दैट टाइम। तो वो एक बड़ा डिफरेंट माइंडसेट होता है जिसके अंदर देन यू इन्वेंट बेटर थिंग्स। आप दुनिया फिरते हो, आपको नए आइडियाज आते हैं, आपको फिर यहाँ पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना होता है। फिर वाटरलू क्या करता है, वाटरलू पार्टनर्स विद कम्युनिटेक। कम्युनिटेक इज आप समझ लें गवर्नमेंट बैक्ड इंक्यूबेटर। ये यहाँ पे गवर्नमेंट भी बहुत इन्वेस्ट करती है, वो कोशिश करती है कि सारे लोग आए, जिसके पास जो अफोर्ड कर सकता है वो भी आए, जो नहीं कर सकता वो भी आए। तो उसको एक इकोसिस्टम देते हैं, उसको कुछ मेंटोर्स देते हैं। शायद भाई जैसे मेंटोर्स होंगे कि जो जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत एक टाइम लगाया होता है, जिनको सारे इन्स एंड आउट्स पता होते हैं, लॉ की बातें पता होती हैं, कैसे पेटेंट फाइल करना है, ये सब कुछ। और फिर कुछ ऐसे होते हैं कि जो ज़रा एडवांस स्टेज पे होते हैं, उनके लिए एक्सेलरेटर सेंटर बना हुआ है कि हम लोग अब एक स्टार्टअप भी बन गया है, बंदे भी हैं, क्लाइंट्स भी हैं, लेकिन अब उसको नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाने के लिए एक अलहदा से सेंटर बना हुआ है जिसको हम एक्सेलरेटर सेंटर बोलते हैं। फिर साथ साथ हम एक एजुकेशन देते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर हैं, इन्होंने एक बनाया हुई लैब जिसका नाम है प्रॉब्लम लैब। अब ये बड़ा एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये मैंने बाकी जगहों पे कम देखा है। ये कहते हैं यार दुनिया में तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं और हमने हर प्रॉब्लम का, जिसे कहते हैं, ठेका भी नहीं उठाया हुआ। इन अदर वर्ड्स, वो कहते हैं यार ऐसी प्रॉब्लम्स पे हमने फोकस करने जो टॉप 5 प्रॉब्लम्स हैं इस साल की। वो जैसे करेंगे, फेक न्यूज़ उठा लेंगे, वो कहेंगे यार इट्स अ $multi-billion इंडस्ट्री, आप फेक न्यूज़ में ये प्रॉब्लम है, इस पे काम करें, एक टारगेटेड हम उसको करें। तो कल को कोई स्टार्टअप होगा, वो $multi-million पे आराम से बन जाता है। फिर वो जाएंगे एंटरटेनमेंट साइड पे जाएंगे, फिर वो जाएंगे कोई भी जो भी उस सोसाइटी में चल रही, जैसे आजकल कनाडा में टैरिफ्स का बहुत है यूएस के साथ, तो हम उस पर बड़ा फोकस्ड होंगे। फिर यहाँ पे एक डिग्री होती है कॉनरेड बिजनेस प्रोग्राम के थ्रू, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में पूरा एक मास्टर्स करवाते हैं। फिर एक वेलोसिटी हमारा सेंटर है। ये जितने भी अंडरग्रेड के हमारे स्टूडेंट्स होते हैं और मास्टर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, और शायद भाई आप बड़े खुश होंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के भी बच्चे उधर आए हुए हैं। मैंने उनका बुकलेट एक दफ़ा देख रहा था, तो वहाँ पे माशाल्लाह। हर जगह से बच्चे आते हैं, पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया से, जिस जिसको पता चलता है वो यहाँ पे मास्टर्स के लिए आते हैं, और वो फिर एनरोल हो जाते हैं इसके अंदर ऑटोमेटिकली, कोई फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब ये क्या करते हैं इन्होंने, इन बच्चों को एक ही जगह एक बड़ा सा इन्होंने, आप समझ ले, डॉर्म लिया हुआ है जिसके अंदर बच्चे भी रह रहे हैं, फिर मेंटोर्स भी रह रहे हैं, गूगल से आए हुए लोग होते हैं, कोई बड़ी बड़ी कंपनी से आए हुए लोग होते हैं जो उनके साथ टाइम गुजारते हैं और उन्हें मेंटोर करते हैं और उनको बताते हैं कि कैसे आपने इस स्टेज से नेक्स्ट पे जाना है, यहाँ पे क्या चीज़ आप ठीक कर रहे हो, क्या चीज़ गलत कर रहे हो। तो उनको बिल्कुल एक, आप समझे, आइडिएशन से लेके डिज़ाइन प्रोसेस पूरा समझाते हैं, पूरा सिखाते हैं। तो हर तरह की एजुकेशन यहाँ पे मिल रही है। अगर आप करने वाले हो, आपको कोई कमी नहीं है यहाँ पे, इतना आपको फीड कर रहे हैं सिस्टम। लेकिन क्या होता है, जो इससे बढ़ के चीज़ है, वाटरलू का एक हम जोक करते हैं, देयर इज समथिंग इन द वाटर ऑफ वाटरलू।
अब वाटरलू में क्या है कि यहाँ पे हर बंदे ने अपनी कंपनी खोली भी ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे बहुत इंकरेज करते हैं। अब मेरी एक साइड है, मैं एकेडमिक हूँ, मैं यूनिवर्सिटी वाटरलू में 15 साल से मैं मास्टर्स करने आया, पीएचडी की। फिर साथ में मैंने यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन साथ में मैं यहाँ पे रिसर्च साइंटिस्ट भी हूँ, एक टीडी बैंक, अगर आपने नाम सुना हो। अब वो क्या करता है, उनको बेसिकली इन अ वे आई एम अ सोशलिस्ट इन अ वेरी कैपिटलिस्ट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो बेसिकली उनको हम ऐसा ऐसा इंसानियत की तरफ लाते हैं कि यार आप ह्यूमंस को सर्व करें, आप निकलें इस जो भी आपने सिस्टम बनाया हुआ है कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर वगैरह। तो यहाँ पे इस तरह के भी आप अपना कंसल्टिंग कर सकते हैं, आप अपना कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। तो दिस वाज जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट वाटरलू रीजन कैसा है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मैंने यहाँ नहीं लिखी, वो ये है कि यहाँ पे बहुत सारे मेनोनाइट्स रहते हैं। वाटरलू रीजन में जब जर्मनी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोग मूव हुए थे यहाँ पे, वो ज़्यादातर जर्मन्स हैं, आमिश थे, आमिश कम्युनिटी थी। और ये बड़े कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस होते हैं। ये इनकी फैमिलीज भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ये लोग गाड़ियाँ नहीं चलाते, इनके पास बगीज होती हैं। ये घोड़ों पे इनके घरों में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई हीटिंग का सिस्टम नहीं है, लकड़ियाँ जलाते हैं, और ये फार्म लैंड्स पे रहते हैं। तो हमारे वाटरलू में आसपास इन्हीं की पूरी कम्युनिटी है। यहाँ पे बड़ी मशहूर एक फार्मर्स मार्केट है। बताने का मकसद ये है कि जब मैं यहाँ पे वॉलमार्ट जाता हूँ या यहाँ किसी भी स्टोर में जाता हूँ, तो वहाँ पे एक टेस्ला का भी चार्जिंग स्टेशन खड़ा होता है, क्योंकि टेस्ला भी यहाँ पे बहुत है और बहुत हाई टेक प्लेस है। गूगल का ऑफिस है, सब कुछ यहाँ पे है। और साथ ही एक बगी को भी खड़ी करने की जगह बनाई हुई है उन्होंने, कि जो बंदा आए वो आके अपनी अपनी बगी भी खड़ी करे और एक साथ में टेस्ला भी खड़ी हो। तो वो उन्होंने एक रीजन ऐसा बना है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस भी है, कि एवरीबडी वैल्यूज ईच अदर्स वैल्यूज। और उसकी वजह से बड़ी इंसानियत भी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ग्रीड कम है, लोग बड़े डाउन टू अर्थ हैं। आपके पास सब कुछ होगा दुनिया का दिया हुआ, लेकिन आप बड़े डाउन टू अर्थ होते हैं। तो पर्पस ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो उसी से मैं I'll take a segue into this. I just would like to also touch on what is the newest thing that's going on in the world, which is artificial intelligence. Obviously, we all are talking about this. तो मैंने जो examples भी लाए हैं, I'll try to connect them with that. So why all of this matters? Why purpose-driven innovation is such an important thing now? So there's been some research, according to World Economic Forum, they say that AI could replace 92 million jobs by 2030, but it could also create 170 million new ones. So more than almost double आपकी jobs भी नहीं बनेंगी, जिसका किसी को नहीं पता वो क्या jobs होंगी. So there's a major shift that's kind of happening right now. And understanding how to lead, how to design, how to innovate and manage more responsibly. So that's the key point here. Responsibly is in changing the world is the most important thing right now. अब आई वांट गिव यू एन एग्जांपल। जैसे आप पाकिस्तान में चाय आप लोग पीते हैं, यहाँ पे भी हम कनाडा में भी काफ़ी अब तो ट्रेंड शुरू हो गया टी का। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा लोग कॉफ़ी पीते हैं। तो कॉफ़ी का क्या एक प्रॉब्लम थी कि पुराने वक्तों में लोगों को अपने ऑफिस से, ये पुराने वक्तों की मुराद है कि 20 साल या 25 साल पहले, लोग अपने ऑफिस में छुट्टी लेके जाते थे थोड़ी देर के लिए ऑफ करके कि हमें कॉफ़ी चाहिए, और अपने ऑफिस को छोड़ के जा रहे हैं किसी कॉफ़ी शॉप पे और वहां से फिर कॉफ़ी लेकर आ रहे हैं। तो वो क्या कहते थे कि यार एक तो ना हमारी कॉफ़ी वैसी रह जाती है, वो ठंडी भी हो जाती है, यहाँ पे वेदर बड़ा हार्श होता है, और प्लस हम लोगों को वो वाली फ्रेशनेस नहीं मिलती। तो एक कंपनी आई जिसका नाम है क्यूरेक कप्स, और के कप्स हम उसको शॉर्ट में बोलते हैं। बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, बहुत ग्रो की है इसने ओवर द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पॉड्स बनाना शुरू कर दिया और मशीन बनाना शुरू, बड़ी अफोर्डेबल मशीन है, 70-80 डॉलर्स की आ जाती है। उसके अंदर आप ये पॉड डालते हैं और आपको कोई 50 सेंट या डॉलर के अंदर अंदर एक बड़ी अच्छी फ्रेश ब्रूड कॉफी मिल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होना शुरू हुआ 2012-2011 में, जो सिविल सोसाइटी के लोग थे वो खड़े होना शुरू हो गए। उन्होंने कहा यार ये तो क्लाइमेट को तबाह कर रही है चीज, क्योंकि जो के कप्स हैं, ये पॉड्स हैं, ये तो बायोडिग्रेडेबल ही नहीं है, ये तो सिर्फ लैंडफिल को भर रहे हैं हमारे। तो दैट्स व्हेन दे स्टार्टेड अक्यूजिंग दिस कंपनी के तुम लोग तो हमारा मतलब यहाँ पे एक स्टैट है कि देयर इज इनफ कॉफी कॉफी पॉट्स डिस्कार्डेड एवरी ईयर टू सर्कल द अर्थ 10 टाइम्स। लाइक ओ। 10 दफा हम दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं अगर और ये 2015 की बात है, तो सोचिए आज कितने ज्यादा होंगे। तो ये लैंडफिल का एक बहुत मेजर इशू हो गया, जिसकी वजह से एक मूवमेंट शुरू होगी जिसका नाम था किल द के कप्स। अब ये आप वीडियोस देखें, देयर सम लिंक्स देयर, आप लोग जाके अपना खुद गूगल भी कर सकते हैं। नहायत इंटरेस्टिंग ये मूवमेंट शुरू हुई, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ा इस कंपनी पे। और इसका सीईओ, जो को सीईओ था, वो मीडिया पे आया 2012 में,
और उसने अपोलोजाइज की, उसने कहा आई एम वेरी सॉरी दैट आई एवर इन्वेंटेड दिस प्रोडक्ट। हालांकि तब तक ये मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बन चुकी हुई थी, हाईली सक्सेसफुल। लेकिन उसने कहा यार ये मेरी इंटेंशन ही नहीं थी। मेरी इंटेंशन तो थी कि लोग जो अपने ऑफिसेज वगैरह से छोड़ के जा रहे हैं, हम कार्बन एमिशंस भी कम करेंगे, लोगों की गाड़ियां कम चलेंगी, आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा, तो इससे तो बल्कि सेव होगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमने इतनी बड़ी ओवरसाइट कर दी, हमने इतनी बड़ी चीज को खुला छोड़ दिया। अब यहाँ पे दो किस्म के डिलेमास आते हैं। एक ये कि is it appropriate to prioritize consumer convenience over environmental sustainability in the mass production of non-recyclable K-cups? मतलब इसका ये है कि क्या ये अच्छी बात है कि हम कंज्यूमर कन्वीनियंस को प्राइम रखें और भूल जाए इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को, कि ठीक है वो जाने और इन्वायरमेंट जाने, हमें नहीं परवाह, हमें तो नहीं कोई फर्क पड़ा, लेकिन चलो हम कन्वीनियंस दे दें। और दूसरा इसमें एथिकल डिलेमा ये निकलता है, इज इट रियली एथिकल टू मार्केट के कप्स एज सस्टेनेबल व्हेन मोस्ट एंड अप इन द लैंडफिल्स? फिर इन्होंने क्या किया, 2015-16 में एक नई पोजीशन बनाई इस कंपनी ने, उसका नाम रखा उन्होंने चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर। अब वो बहुत क्रिटिक्स जो थे, एकेडमिक्स जो, उन्होंने उसको कहना शुरू कर दिया ग्रीन वॉशिंग कर रहे हैं। लाइक ये असल में नहीं है सस्टेनेबल, ये सिर्फ उस चीज़ को ना पूरा करने के लिए दिखा रहे हैं कि हमने ना सस्टेनेबिलिटी पे काम किया। तो एक ये एथिकल डिलेमा इसका निकला। और आप हैरान होंगे, अब वाटरलू जैसे शहर में हम लोग अपना ना जो गार्बेज होता है इसको खुद सॉर्ट करते हैं। तो सॉर्ट करने का मकसद ये है कि हम बेसिकली रिसाइकलेबल्स को अलहदा करते हैं, जो ट्रैश में जानी चीज़ें उसको अलहदा करते हैं। हम हर घर ये कर रहा होता है। तो ये जो के कप्स होते हैं ये हम नहीं फेंक सकते रिसाइकलेबल्स में, क्योंकि इसको फेंकने के लिए आपको पूरा खोलना है, इसके अंदर से फिल्म को, वो जो एक फिलामेंट सा होता है, उसको आपने पूरा उतारना है, उसको धोना है, फिर आपने फेंकना है। अब इतना तरद्दुद कोई भी नहीं कर सकता। लाइक आप ह्यूमन सारे बड़े बिजी हैं घरों में, तो नोबडी एक्चुअली बॉदर्स टू डू इट। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज तक इन्होंने रिजॉल्व नहीं किया। तो इफ़ यू आर लाइक थिंकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग, अगर आप फॉर वट एवर रीजन अगर आप सस्टेनेबिलिटी पे काम करें, तो आई वुड सजेस्ट के पिच और रीच आउट टू देम। आई मीन दे प्रॉब्ली आर लुकिंग फॉर अ गुड सोल्यूशन। आज तक नहीं कर सके। दूसरी एग्जांपल जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो आप लोग देखते भी होंगे, गूगल हर जगह हर कोई यूज कर रहा है। 2000, अब समझ ले, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद, लेकिन ये आज से कुछ 4-5 साल पुरानी बात है कि एकदम से वॉल स्ट्रीट जर्नल में ना एक स्टोरी आई कि मिलियंस ऑफ बिजनेस लिस्टिंग्स ऑन गूगल मैप्स आर फेक एंड गूगल इज एक्चुअली ड्रॉइंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम इट। अब इसका मतलब क्या था कि गूगल क्या करता है, आपके एड्स पे चलता है, ठीक है? तो आप बेसिकली कोई भी ऐसी फेक, अगर मैं प्लम्बर हूँ और मैं अपने एरिया में प्लम्बर ढूंढ रहा हूँ, तो सॉरी मैं प्लम्बर नहीं हूँ, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, और मैं लेकिन प्लम्बर की मुझे ज़रूरत है, तो मैं सर्च करूंगा जाके गूगल पे। अब जब मैं सर्च करूंगा तो मुझे कुछ 10-12 लिस्टिंग्स आ जाएंगी कि ये प्लम्बर्स तुम्हारे इलाके में काम करते हैं। अब उस 10-12 में से 9 गलत होंगी, 9 एग्जिस्ट ही नहीं करती होंगी, वो फेक है। तो गूगल क्या कर रहा था, उनको ब्लॉक नहीं कर रहा था। अब इससे क्या होता है, जब 9 या 10 फेक आ रही है अंदर, तो गूगल इससे प्रॉफिट कमा रहा है, क्योंकि जो असल ओरिजिनल 2 या 3 प्लम्बर्स हैं उनको एड्स की मद में बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपका ज़ाहिर है कंपटीशन ज्यादा होगा, तो आपने ज्यादा उसका रेट देना होगा अपने ऐड का। तो गूगल को तो पैसे आ रहे हैं इस फेकनेस से। तो ये एक स्टोरी ब्रेक हुई, जिससे फिर गूगल को काफी क्रिटिसिज्म मिला। और इसको अगर मैं टाइप बैक करूं, अगर आपने कोई लिटरेचर पढ़ना है, इट्स अ वेरी फिनोमिनल बुक। ये मैंने, बाय द वे, बुक मैंने पाकिस्तान लाहौर से रीडिंग से ही ली थी, तो इट्स लाइक वेरी रेडीली अवेलेबल इन पाकिस्तान एज वेल। द एज ऑफ सर्वेलेंस कैपिटलिज्म, इस किताब में शुशाना जुबॉफ, ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की प्रोफेसर रिटायर हुई है, एंड इसने कॉल आउट किया था अर्ली 2000s में कि ये जो सर्वेलेंस कैपिटलिज्म है, हमें इसको कंट्रोल करना है, वरना ये जितनी मेटा या फेसबुक ये कंपनीज हैं, ये हमारे हम पे सर्वेलेंस करती है और उससे ये पैसा कमाती हैं, और हमें कुछ नहीं उससे मिल रहा है, इनफैक्ट हमारी प्राइवेसी इन्वेड हो रही है। तो ये एक उसी की केस स्टडी बनती है कि जिसमें आपके पास दो अगेन किस्म के डिलेमास आते हैं। The first one is Google doing enough to protect small businesses from impersonation and unfair competition? Obviously not. इसका मतलब ये है कि वो क्या रोक पा रहे हैं इन फेक लिस्टिंग्स को? और दूसरा ये है कि इज इट एथिकल फॉर टेक कंपनीज टू मोनेटाइज पर्सनल डेटा विदाउट मीनिंगफुल यूजर कंसेंट? सो समटाइम्स मेरी तो कंसेंट भी नहीं होती। अब मैं हैरान होंगे शायद भाई आप भी सुन के कि जब मैं अपनी बेटी को, उसने जिमनास्टिक्स ज्वाइन की हुई है, जब मैं उसको लेके जा रहा होता हूँ, अब लेके जाने से कोई आधा घंटा पहले मुझे मैसेज आ जाता है मेरे फोन पे कि तुम अभी तक निकले नहीं हो, 15 मिनट की ट्रैफिक है तुम। और मैं एट टाइम्स हैरान होता कि यार तुम्हें मैंने कंसेंट तो नहीं दी हुई कि मुझे बताओ, तो व्हाई आर यू टेलिंग मी गूगल? तो वो एकदम से पॉपअप हो जाता है मेरे गाड़ी में भी, फोन पे भी, हर जगह।
तो ये यूजर कंसेंट नहीं शामिल, लेकिन ये लोग कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपकी अटेंशन हर वक्त लेनी है। तो जितने ये प्लेटफॉर्म्स है, दैट्स हाउ दे मेक मनी। तीसरी बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल हुई कोविड के टाइम्स में। आपने देखा होगा एकदम से एयरलाइन ट्रेवल वगैरह सब कुछ बंद हो गया। मुझे बस एक सेकंड दीजिए। जी जी, कोई बात। जी माशाल्लाह। तो एयरलाइन ट्रैवल बंद होने की वजह से जो यहाँ नॉर्थ अमेरिका की एयरलाइंस थी, वो एकदम से ज़ीरो रेवेन्यू पे चली गई, ऑलमोस्ट ज़ीरो रेवेन्यू पे, क्योंकि 99% आपका ट्रैवल क्लोज हो चुका हुआ था इधर नॉर्थ अमेरिका में। अब हुआ ये कि यहाँ की जो एयरलाइंस थी, देवर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी बिफोर कोविड। उनके पास अच्छे पैसे थे, अच्छे रेवेन्यू थे, ट्रैवल बहुत बूमिंग था। 2019 तक इन लोगों ने बहुत पैसे कमाए। लेकिन क्या कर रहे थे इनके सीईओ? वो बाय बैक कर रहे थे अपने स्टॉक को। अब बाय बैक करने से क्या होता है अपने स्टॉक को, ये एक गिमिक है जो यहाँ पे लोग यूज करते हैं, या गिमिक नहीं भी, इसकी एक स्ट्रेटजी भी होती है। आप ना अपना जब स्टॉक बाय करेंगे तो जाहिर है आपकी स्टॉक की डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी प्राइस भी ऊपर जाएगी, कंपटीशन होगा। जब प्राइस ऊपर जाएगी तो आपके सीईओ को ऐसे लगेगा, यानी बोर्ड जब बैठेगा वो कहेगा यार सीईओ तो कमाल काम कर रहा है, देखो हमारा $13 से स्टॉक उठ के $50 पे चला गया। ये तो हमें तो इसको बोनस देना चाहिए बहुत जबरदस्त। वो बहुत हैवी किस्म के अनरियलिस्टिक किस्म के बोनसेस ड्रॉ करना शुरू हो गए। और ये एयरलाइन इंडस्ट्री में बड़ा कंसिस्टेंट था यहाँ पे। अब कोविड आ गया, जब कैश उनका खत्म हो गया, जाहिर है उन्होंने तो कैश सारा बाय बैक कर लिया, मतलब अपना स्टॉक, स्टॉक प्राइस प्लमेट कर गई। जो स्टॉक $50 का वो $7 पे आ गया, $5 पे आ गया, मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो वहां पे फिर इन्होंने गवर्नमेंट के पास जाना शुरू कर दिया, यूएस में भी और कनाडा में भी। इन्होंने कहा कि हमें बेल आउट करें। अब बेल आउट क्या होता है कि टैक्स पेयर के पैसे, यानी मैंने जो यहाँ पे टैक्स दिया हुआ है, अब उसके पैसों पे जाके एक प्राइवेट एंटिटी को आप बेल आउट करोगे। लेकिन एक तरह से जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो ब्लैकमेल हो जाती है। वो इसलिए ब्लैकमेल होती है क्योंकि ये वाली जो एसेट्स होते हैं, जैसे जहाज खरीदना, एयरपोर्ट्स बनाना, ये बहुत हैवी कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। तो उन्हें था कि यार ये तो कोविड कभी खत्म हो जाएगा, जब खत्म होगा हमें फिर जरूरत पड़ेगी इस ट्रैवल की, तो फिर हम कहाँ से ये नया कैपिटल लाएंगे, नया पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। तो यू नो व्हाट, इसी में आफियत है, इनको बेल आउट कर दो। तो ये $25-30 बिलियन का ना इन्होंने बेल आउट कर दिया। तो अब ऑब्वियसली जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको बुरा लगा ये बात। तो अगेन इसमें डिलेमा क्या आता है कि इज इट एथिकल फॉर एयरलाइंस टू सीक टैक्स पेयर फंडेड बेल आउट आफ्टर years ऑफ प्रायोरिटाइजिंग शेयर होल्डर रिटर्न ओवर फाइनेंशियल रेजिलियंस? अब मतलब इसका ये है कि क्या ये सही बात होती है, ये सही स्ट्रैटेजी होती है कि लॉन्ग टर्म मत सोचो, शॉर्ट टर्म में बाय बैक करते रहो, बड़े बड़े बोनसेस लेते रहो, और बाद में देखी जाएगी जो भी होगा? वर्सेस जो स्मार्ट बिजनेसेस थे, ये मैं एग्जांपल बड़ी देता होता हूँ और ये बड़ी ट्रू एग्जांपल है। जब यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू कोविड के दिनों में एंटर हुई, कोविड टाइम्स में, वी वर फुली प्रिपेयर्ड। हम लोगों को ऑनलाइन पढ़ाना आता था। मैं 2012 से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ इस यूनिवर्सिटी में। अब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर दो हम्म। 1998 से बना हुआ है। तो हमारी जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसके कोई मेरे ख्याल में हर टर्म में कोई हज़ारों ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करते हैं, तो हमारा तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो इट वाज रिलेटिवली ईजियर फॉर अस टू मूव इनटू दिस काइंड ऑफ स्पेस, और हमने बड़ा अच्छा डिलीवर किया। लाइक कोई हमारे ड्रॉप नहीं हुए बच्चे, कोई उनकी एजुकेशन लेवल पे कमी नहीं हुई, लैब्स भी हमने अच्छी चलाई। अब उससे क्या हुआ, कहने का मकसद ये है कि जब आप राइट टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आप उसके गेन्स भी फिर राइट टाइम पे लेते हैं। अब इन एयरलाइन इंडस्ट्री ने नहीं लिया हुआ था ये वाला काम, उन्होंने वो कैश जो एक्सेस था वो सारा अपने ही बाय बैक करते रहे सीईओज की सैलरीज को एंजॉय करने के लिए। अब एक छोटी सी वीडियो, आई डोंट नो इफ इट्स गोना वर्क, बट आई जस्ट विल ट्राई। नो, आई डोंट थिंक इट्स गोना वर्क। um that's okay. अच्छा। That's okay. I can or maybe it is working. Can you एक hear बात, the sound? इसको दोबारा इंस्टॉल का बटन दबा के कर लें ऑन, या लेट्स सी, अभी तक नहीं आ रहा लेकिन हो सकता है आ जाए अभी। आवाज इसकी देखिए, क्यों मुझे तो आ रही है इसकी आवाज, मेरे ख्याल में मुझे शेयर करते इसको हुए। रीस्टार्ट, दोबारा शेयर करें। दोबारा शेयर करें, उसको बटन को, साउंड के बटन को ऑन कर दीजिएगा। इसको अपलोड करके ना जी, पावर पॉइंट को ऑफ कर लोड करें और दोबारा रीशेयर करें। ओके ओके, लेट मी जस्ट डू दैट। और और उसको, वो एक बटन होता है, उसको ऑन कर दीजिएगा साउंड के। जी जनाब, एहसन भट्ट साहब खैरियत से हैं सर? नारोवाल, आसिया साहब, ये बहादुर लोग हैं जो कैमरा ऑन करते हैं। जी, वैसे भाई, आप गिफ्ट के हमारे? अल्लाह का शुक्र से ठीक ठाक। जी। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, गिफ्ट चलो। का नहीं हुआ, लेकिन ऐसे कोर्स अभी ज्वाइन किए हैं। अच्छा, इसे नए कोर्स में आप आ रहे हैं, जी जी। ठीक है, माशाल्लाह, वेलकम। ये उमैर साहब थैंक हमारे यू। बहुत प्यारे साथी हैं, बहुत सीनियर। सर आवाज आ रही है? आ रही है, अब आ रही है। ओके।
dark patterns are features of interface design, crafted to trick users into doing things that they might not want to do, but which benefit the business in question. Here's an example. Have you ever tried to delete your Amazon account? Here's the Amazon homepage. What's the first thing you might think to do? The obvious place to look is the account dropdown here. Once you're in here, you look around, it's a lot of information, but if I'm interested in deleting my account, I think that your account is probably a good place to go. Once I'm on this page, there's a lot more information. Payment options, login and security, and a bunch of stuff down here. Unfortunately, you could click every link on your account page, but none would deliver you to a place where you could actually delete it, because it's not here. In order to actually delete your Amazon account, you have to go all the way down to the bottom of the page, and under Let Us Help You, click Help. Once you're in here, you have to navigate to Need More Help, because putting it on this page would just be too easy. Then click Contact Us. This is where it starts to get ridiculous. It's still nowhere to be seen, but of the 4 options on the top that you want help with, click Prime or Something Else. You want the something else. In this Tell Us More About Your Issue dropdown, there's still nothing that suggests account deletion. You just have to know to click Login and Security. And then in a second dropdown, there it is. The magic button, Close My Account. Except in order to actually do that, you now have to have a chat conversation with an Amazon associate who's going to tell you all the reasons account deletion is a bad idea. See, you can't delete the account yourself. They have to do it for you. This is a dark pattern, a crappy user experience that intentionally makes it difficult, almost impossible without help, to do something that hurts Amazon. UX specialist Harry Brignall categorizes this specific kind of dark pattern as a roach motel, a design that makes it very easy for you to get into a situation, but very hard to get out. Brignall is actually the one who coined the term dark pattern in 2010, and he's been cataloging and lecturing about the issue ever since. Many of these dark patterns we're all familiar with. I only have to search my email for a few seconds to find one. For example, here, I'm getting spam emails from Architectural Digest. I scroll down and look at that. This is a mess, but it's a mess on purpose. The unsubscribe link is here, but it's devilishly hard to see. That's because it's the same font and virtually the same color as the rest of the fine print. Here's another dark pattern that uses color to misdirect. Over at the user testing blog, Jennifer Jerome points out that the mobile game Two Dots carries you through the experience by offering green buttons. A green button to start the game, a green button to pick a level, a green button to start the level, and 3 green buttons to continue to the next level, and so on. But once you lose a level, the color scheme changes. The first green button you see leads you right to an in-app purchase, while the continue button is just a little X that blends into the larger element. I wonder how many people clicked buy moves reflexively as a Pavlovian response. Now, to be fair, this is a All right, I think you get the idea. जी जी बताने का मकसद ये है कि इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कि जैसे डिज़ाइन करते हैं कि आप कैसे उस प्रोडक्ट को छोड़ें। तो बेसिकली ये मैं आपको आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड आप ये पूरी वीडियो देखें इन योर ओन टाइम। बाय द वे, इस वेबसाइट पे मेरे ख्याल में HPL भी है, पाकिस्तान की भी कुछ उन्होंने कंपनीज लिस्ट की हैं। तो ये बेसिकली पूरी दुनिया से लोग उस पर अपनी सबमिट करते हैं। तो ज़रूर इस वेबसाइट पे जाके देखेंगे क्या नई कंपनीज हैं जो गलत कर रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप पर्पस ड्रिवन प्रोडक्ट नहीं बनाते, जब आप सिर्फ कैपिटलिज्म और सिर्फ शॉर्ट टर्मिज्म और आप सिर्फ ये कहते हैं कि मेरे यूजर्स मैक्सिमाइज हो जाएं विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द अदर स्टेक होल्डर्स, ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में शायद आप विन कर जाएंगे, कुछ महीनों के लिए आपका प्रोडक्ट अच्छा चल जाएगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन यू आर बाउंड टू लूज, यू विल नेवर विन दैट गेम। और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग रिसर्च भी है, मैं आजकल उस पर खुद भी पर्सनली काम कर रहा हूँ कि वो कौन सी टॉप कंपनीज रही हैं पिछले 3 या 4 डेकेड्स में जो अब नहीं है टॉप कंपनीज। तो आप स्टेटिस्टिक्स सुन के बहुत हैरान होंगे, जो टॉप कंपनीज होती थी उस जमाने में, आज से 25-30 साल पहले, उनका नामो निशान नहीं है। अब उनमें से आप GE देख लें, जनरल इलेक्ट्रिक्स है, आप जो मैं नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा हूँ, आप ब्लैकबेरी देख लें। ब्लैकबेरी वो है जो मेरे शहर में बनी है। लाइक जब मैं वाटरलू आया था 2010 में, तो यहाँ सारी इर्द गिर्द ब्लैकबेरी की बिल्डिंग्स होती थी। हमारे लुमिनाई ने बनाया था ब्लैकबेरी, तो वाटरलू से बना है वो। और अब उसका कोई नामो निशान नहीं। मेरी बाय द वे मास्टर्स और PhD की फंडिंग भी उधर से ही थी। तो वो एक ह्यूज हमारा प्रोडक्ट होता था, लेकिन इट्स नो वे टू बी फाउंड नाउ। अब वो सिर्फ एक साइबर सिक्योरिटी छोटा सा एक कंपनी रह गई भी है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें एग्जांपल है, आपको शायद सुना हो कि एक ड्रग कंपनी थी US में। उन्होंने ओवरनाइट एक लाइफ सेविंग ड्रग की प्राइस ओवर 5000% बढ़ा दी।
अब लीगली दे कैन डू इट, कोई इसमें मसला नहीं है। बोर्ड बैठा, सीईओ नया आया, उसने कहा यार ये बढ़ाओ, हमें तो पैसे ज्यादा चाहिए। अब वो बढ़ा तो दिए, लेकिन एकदम से बैकलैश आया लोगों का, मीडिया ने पिक कर ली। अब मार्टिन श्रेली जो था, ये एक जमाने में इसको सबसे द मोस्ट हेटेड गाय ऑन ट्विटर बोलते थे इसको, क्योंकि इसको बहुत हेट मिलना शुरू हुई 2011 14 15 के टाइम में। और ये फिर जेल भी गया, लेकिन इस वजह से जेल नहीं गया, जेल किसी और वजह, क्योंकि इसकी सारी प्रैक्टिसेस बड़ी खराब थी। और अब रिसेंटली मेरे ख्याल में जेल से बाहर भी निकला आफ्टर सर्विंग फॉर अ फ्यू इयर्स। तो यानी कहने का मकसद है कि जब आप बाकी स्टेक होल्डर्स का या पर्पस ड्रिवन नहीं करते, तो आपकी जो इनोवेशन होती है दैट एक्चुअली बैकफायर्स। अब ये एग्जांपल्स बताने का मकसद ये था कि आप ये क्वेश्चन करें खुद, कैन इनोवेशन बी इररिस्पॉन्सिबल? सो द आंसर शुड बी यस। सो जब आप ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट को उसमें से इग्नोर कर देंगे, जो इंसान जिन चीज़ों जिन एलिमेंट से बना है उसको आप इग्नोर कर देंगे, तो ऑब्वियसली जो भी इनोवेशन आएगी वो इररिस्पॉन्सिबल होगी। एंड वी सी ऑल ऑफ इट ऑल अराउंड अस, यू ऑलरेडी नो सो मेनी एग्जांपल्स इन योर ओन लाइव्स। तो हमने कहाँ ढूंढना है? हमने ढूंढना है एक ये वाला एरिया, जो आपने इनोवेशन करनी है ना, वो यहाँ पर हो। वो हो मिक्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स में, इसमें थोड़ा सा स्टेक होल्डर थ्योरी का आगे बताऊंगा। ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट होगा, और अप्लाइड एथिक्स के एथिकल पर्पस ड्रिवन, व्हाट इज राइट। आपने ये हर वक्त क्वेश्चन करने के, यार ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये ठीक भी है कि नहीं है। तो वैल्यूज अलाइंड इनोवेशन आपने करनी है। अब इसमें आपने कुछ मॉडल्स देखे होंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर द इयर्स हमने बहुत देखे, कंपनीज इसको बहुत चलाती हैं। उसमें क्या होता था कि आप पहले ढेर सारा पैसा बनाएं, और जो आपका फिर जब दिल करे कि अच्छा मैंने कुछ पैसा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए देना है, तो आपने चले लेट्स से आप ऑयल कंपनी है शेल लें, लेकिन आपने एक स्कूल खोल दिया जिसका आपके बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपने एक्सेस पैसा बनाया और आपने कम्युनिटी को थोड़ा सा खुश करने के लिए स्कूल खोल दिया। नॉट ओवरली क्रिटिसाइजिंग, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, कोई मसला नहीं है, लेकिन मोस्टली इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए ओवर द इयर्स अगर आप इसको ऑब्जेक्टिवली देखें। फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया है सीएसवी के नाम से। ये माइकल पोर्टर, आपने अगर बिजनेस मॉडल या फाइव फोर्सेस ऑफ पोर्टर पढ़ा हुआ है, तो माइकल पोर्टर भी एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का एक प्रोफेसर है। इसने 2011 में एक नया आर्टिकल लिखा, री इन्वेंट किया। इसने कहा कि यार हमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देना चाहिए, हमें एक नए आइडिया की तरफ जाना चाहिए, वो है क्रिएटिंग शेयर्ड वैल्यू। अब इधर आप हैरान होंगे, सैमसंग है आपका, वो दे यूज द सेम टर्म्स, नेस्ले है, यूनिलीवर है, दे स्टार्टेड यूजिंग दीज टर्म्स, क्रिएटिंग शेयर्ड वैल्यू। अब वो क्या करते थे, वो कहते थे हमने स्कूल नहीं खोलना, अगर हम शेल की कंपनी है ना, हम अगर ऑयल की कंपनी है, तो हम कोई उससे मिलता जुलता कोई ऐसा प्रोडक्ट लाएंगे जो लोगों के लिए आसानी पैदा करे, सस्ता हो। और अगर मैं सिंध में जाके भी कहीं काम करूं, या जैसे मैं नेस्ले हूँ, तो मैं पानी का मसला मुझे पता है पाकिस्तान में काफ़ी एरियाज में है, तो मैं उधर जाके नई वेल बना दूं और उधर कम पैसों में लोगों को सस्टेनेबल पैसों में मैं देना शुरू कर दूं साफ पानी, तो वो मेरा बिजनेस भी साथ अलाइन हो जाएगा, और मेरा सोसाइटल जो मेरी जॉब है वो भी अलाइन हो जाएगी। इससे क्या होगा कि कल को कोई बुरा टाइम आता है, जैसे आजकल आया हुआ है पूरी दुनिया में, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही है इकोनॉमी, तो उस वक्त मुझे ना छोड़ना नहीं पड़ेगा। जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता था कि अगर आपने स्कूल को इन्वेस्ट किए, जैसे ही कोई बुरा टाइम आए ना, आप सबसे पहले वो पैसा पुल आउट कर लेते हो, आप कहते हो यार इसके लिए मेरे पास पैसा नहीं है, यू नो व्हाट, वी आर गोना क्लोज द स्कूल, वी आर गोना फोकस ऑन आवर मेन कोर बिजनेस। तो यहाँ पे सीएसबी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, अगेन अ गुड आइडिया। बट मेरा ये एरिया था रिसर्च करने का, तो मैंने जब देखा कि यार दिस वाज नॉट अ न्यू आइडिया, दिस वाज ऑलरेडी बीन प्रेजेंटेड बाय समबडी बैक इन 1984, और उससे भी पीछे चले जाओ तो और भी बहुत सारे लोग मुझे मिले जिन्होंने इससे मिलता जुलता आइडिया कहा हुआ था। उसका नाम मैंने रखा क्रिएटिंग स्टेक होल्डर वैल्यू। अब ये स्टेक होल्डर थियरी से आ रहा था। अब इसका आइडिया बड़ा इंटरेस्टिंग था, इसमें था कि यार आपने कोई ऐसा इनोवेशन करनी है आपने कि जिस जो ह्यूमनिस्टिक हो, जो इनोवेटिव हो, लेकिन सबको सर्व कर रही हो, सारे स्टेक होल्डर्स को सर्व कर रही हो, किसी एक स्टेक होल्डर को ज्यादा ना सर्व कर रही हो। जैसे यूजुअली क्या होता है, आप फाइनेंसियर्स को ज़्यादा सर्व करते हो, आप कहते हैं यार मुझे इन्होंने पैसा दी है, आई हैव टू पे देम बैक, मैंने बस इनको ही जैसे कहते हैं ना सर्व करते रहना है। ये कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने इंप्लॉयज़ को भी करो, अपने कस्टमर्स को भी करो, अपने इन्वायरमेंट को भी करो, अपनी कम्युनिटी को भी करो। आप किसी को साथ ज्यादती मत करो, आप सबकी वैल्यू क्रिएट करो, और जहाँ पे आपको लगे ना आप फंस रहे हो, वहाँ पे क्रिएटिव हो जाओ। अब इधर कौन सी कंपनीज हैं, आप देखें एरिक्सन है, वो वर्ल्ड लीडर्स हैं एक्चुअली इस चीज़ में। Hyundai मोटर ग्रुप है, वो लोग भी इस मामले में बहुत अच्छे हैं। वो लोग जिसे कहते हैं इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं कि नैरोली इकोनॉमिक व्यू ऑफ द फर्म ही हर वक्त रखना चाहिए, वो अपने लोगों को सर्व करना चाहते हैं। नाउ एट दिस टाइम यू मस्ट बी थिंकिंग यार स्टेक होल्डर है क्या भला, मतलब क्या चीज़ है, इसको मैं कैसे डिफाइन करूं। तो इसको एड फ्रीमैन ने, जिसका डॉक्टर शायद पहले भी बता रहे थे,
उन्होंने बड़ा अच्छा डिफाइन किया था 1984 में। अब स्टेक होल्डर इज एनी ग्रुप और इंडिविजुअल हु कैन अफेक्ट और इज अफेक्टेड बाय द अचीवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव। अब इसका मतलब क्या है कि अगर तो मैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हूँ ना, तो मुझे जो क्रिमिनल्स हैं, मुझे उनसे एक स्टेप आगे रहना है। मुझे पता होना चाहिए कि उनके क्या अजाइम है, वो मुझे क्योंकि अफेक्ट करते हैं। वो मेरी मैं उनका वो स्टेक होल्डर हूँ, वो मेरे स्टेक होल्डर है। अब ये बड़ी अजीब सी बात लगेगी, लेकिन स्टेक होल्डर्स को आप ऐसे ही देखें कि मैं जिनको अफेक्ट कर सकूं और जिनको जो मुझे अफेक्ट कर सकें, वो सारे स्टेक होल्डर्स हैं। अब अगर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हैं, तो हम गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है, स्टूडेंट्स भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी कम्युनिटी भी स्टेक होल्डर है, हमारी सोसाइटी भी स्टेक होल्डर है, सिविल सोसाइटी भी है, मीडिया भी है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, हमारे और बाहर के इंस्टीट्यूशंस भी हैं। तो आप स्टेक होल्डर्स को किसी तरह भी डिफाइन कर सकते हो। तो इसमें यूजुअली जो आइडिया, जो मेन टेनेट्स हैं स्टेक होल्डर थ्योरी के, वो कहता है कि हम लोग ना प्राइमेसी ऑफ शेयर होल्डर्स को नहीं मानते। अगेन माइकल जेनसन 1970s में हार्वर्ड का प्रोफेसर। सर आई एम सो सॉरी, मैं हार्वर्ड बड़ा नाम ले रहा हूँ, हार्वर्ड ने ना काफी गंद फैलाया पूरी दुनिया में बाय द वे। जी तो जी जी। उन्होंने ना काफी ज्यादा शेयर होल्डर प्राइमेसी बता, कोई किताब, और मैं सब खुद क्योंकि जानते हैं बिजनेस सर, पढ़। ये वो सब वेरी गुड, जानते हैं, वेरी गुड। हार्वर्ड में और पाकिस्तान में उसके नुमाइंदे काम करते हैं, वो भी जानते जबरदस्त हैं। जबरदस्त। तो बेसिकली शेयर होल्डर थ्योरी उन्होंने फैला दी। उन्होंने कहा कि यार फ्यूडिशरी ड्यूटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज टू क्रिएट वेल्थ फॉर योर शेयर होल्डर्स ओनली। अब यहाँ पे ना एड फ्रीमैन ने कमाल काम किया। उसने 1980s में ना, जब कोई आवाज नहीं उठाता था ना, उसने एक किताब लिख दी, उसने धूम मचा दी। वो एक सेमिनल किताब है। वो आप, बल्कि मैं रेकमेंड करूंगा आप पढ़ें। उसका नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बाय एड फ्रीमैन 1984। ये ओरिजिनल किताब है। सर उसने कहा कि ये तो बात ही बकवास है, ये तो मतलब कि आप किसी फिलोसफी से इसको बताएं, क्योंकि वो खुद फिलोसोफर था। एड फ्रीमैन जो है, उसकी सारी ट्रेनिंग जो है फिलोसफी में हुई हुई है, तो वो जरा इंसानियत को काफी करीब से जानता था। उसने कहा ये तो कंपनीज को तबाह कर देगा, ये तो कोई कैपिटलिज्म ही नहीं है। उसने फिर जो काम किया, उससे क्या एक कॉन्शियस कैपिटलिज्म पैदा होना शुरू है, जो कि बहुत बेहतर फॉर्म ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू है, जिसमें रूथलेस कैपिटलिज्म नहीं होता। उसने कहा कि यार टोटल वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करो। अगर आप स्टेक होल्डर जैसे कस्टमर्स हैं, इनकी वैल्यू बढ़ाओ। आप इंप्लॉइज हैं, इनकी वैल्यू बढ़ाओ। आप सप्लायर्स हैं, उनको वक्त पे पैसे दो, उनको ना लटकाओ जैसे पाकिस्तान में बहुत होता है। फाइनेंसियर्स को आप उनका जायज दो। आप कम्युनिटीज में कोई गंद ना फैलाओ, आप कम्युनिटीज में जैसे कचरा ना फैलाओ। आजकल हम सारी दुनिया में एक ग्लोबल वार्मिंग की वाकई लपेट में है। मैं जिस जगह पे रहता हूँ, आज से 15 साल पहले जो यहाँ पे वेदर होता था, अब वैसा नहीं होता। अब काफी माइल्ड होने लग गया है। मैं जिस जमाने में आया था इधर वाटरलू में, तो मेरी हाइट तक की स्नो पड़ती थी। अब थोड़ी कम हो गई भी, उतनी नहीं स्नो पड़ी। तो ग्लोबल वार्मिंग तो है हर जगह पे, और ये प्रोडक्शंस की वजह से और इन चीज़ों से सब हो रहा है। तो ये आपने हमेशा सोचना है कि आप अगर कंपनी है, तो आपके इर्द गिर्द कौन स्टेक होल्डर्स हैं, फिर आपके बाहर वाले स्टेक होल्डर्स कौन है। मैं तो कहूंगा ये वाली जो दरमियानी लाइन है ना, ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी, इसको भी मिटा दें। देर इज नो सच थिंग एज दैट। सभी स्टेक होल्डर्स हैं, सबको बराबरी रखें, सबको ही आप वैल्यू क्रिएट करें। तो अगर आप मैथ के शौकीन हैं, मैथमेटिक्स को एंजॉय करते हैं, तो आपने ऐसे इसको सोचना है कि यार मेरा फंक्शन ये होना चाहिए कि मैंने कस्टमर की वैल्यू को इंक्रीज करता रहना है, प्लस मैंने इंप्लॉय की वैल्यू के, मेरा काम एज अ सीईओ, एज एन इनोवेटर होना ही ये चाहिए। बस मेरा, मुझे इस चीज़ के पैसे मिलने हैं। तो ये आपका फंडामेंटल स्टेक होल्डर थ्योरी थी। अब ये क्या, कैसे मैटर करती है। एक सर बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ अभी रिसेंटली। जॉय बोलोविमी, ये भी एमआईटी से पढ़ी हुई है, इसने एक किताब लिख दी। बेसिकली ये एक आप समझे अफ्रीकन अमेरिकन एक लेडी थी, कनेडियन थी, एमआईटी गई हुई थी पढ़ने के लिए। इसने एक सर बनाई अपनी एक ऐप बनाई, जिसमें फेशियल रिकग्निशन होती है। उसने आईबीएम वॉटसन का डेटा लिया। अब जब इसने हम्म। फेशियल रिकग्निशन की ना, तो उसने इसको रिकग्नाइज ही नहीं किया, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हर स्किन। इसने ओ। उस पर पूरी किताब लिख दी। इसने कहा ये क्या है, ये कौन सा आईबीएम के पास डेटा है जो कि पूरी दुनिया को सर्व कर रहा है, और हम पूरी एक सोसाइटी को जिनकी डार्कर स्किन है उनको सर्व ही नहीं कर रहा। तो इसने फिर उन पे पूरी एक जस्टिस लीग बना ली, एल्गोरिथमिक जस्टिस लीग, जिसका मैं बहुत मोतरफ हूँ। मैं कहूँगा आप बिल्कुल इसकी जाके किताब पढ़ें। अब एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है, आपने शायद पाकिस्तान में अभी तक नहीं, मैंने इसकी कोई बात सुनी, लेकिन ओपन बैंकिंग, ये एक नॉर्थ अमेरिका में बड़ा आम होता जा रहा है। आइडिया ये है कि सारे बैंक्स को एक जगह पे सेंट्रलाइज कर देंगे और सारे एक दूसरे से बात कर रहे होंगे। उसके जाहिर है बहुत सारी इंप्लीकेशंस हैं, काफ़ी गलत भी है लोगों के लिए, कुछ चीज़ों में अच्छा भी है। तो लेकिन कोई रिसर्च उस पर करने की ज़रूरत है कि यार ये लोगों को कैसे सर्व करेगा, यही ना हो कि कॉरपोरेशंस को ही करता रहे सर्व। तो अब इसमें एडवोकेसी ग्रुप्स वगैरह की ज़रूरत है, जैसे ये जस्टिस लीग है। तो आपने क्या करना है
कोई भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं तो उसमें ये एलिमेंट्स लेकर आए। आप फेयरनेस का एलिमेंट लेकर आए जिसमें आप अवॉइड करें डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम्स, कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। हर तरह के रिलीजन के लिए होना चाहिए, हर तरह, यानी एक मसवात का एक प्रोसेस लाएं। फिर बैलेंस करें आप फेयरनेस में, आप इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप्स में, कि सारों को बराबरी की एक मिले, एक एगैलिटेरियन सोसाइटी बने। फिर अकाउंटेबिलिटी, कि अगर कुछ गलत हो जाए तो यार होल्ड दैट पर्सन अकाउंटेबल, जिसने ये बनाया है, जो इसके पीछे था, जिसने ये एल्गोरिदम लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता ही होगा, सुनते होंगे, पाकिस्तान में तो इतनी कॉमन नहीं है टेस्ला गाड़ी, लेकिन वो सेल्फ ड्राइविंग कार। अब सेल्फ ड्राइविंग कार कल को जाके किसी को मार दे, तो अभी तक लॉज उस पर क्लियर नहीं है कि वो ओनस आपके ड्राइवर पे जाएगा या टेस्ला कंपनी पे जाएगा। कौन इसका जिम्मेदार है? क्योंकि ड्राइवर तो नहीं चला रहा था, वो तो बैठा हुआ था सिर्फ, लेकिन असल कंट्रोल तो गाड़ी खुद चला रही थी। तो जब अगर एक्सीडेंट हुआ तो किस पे ओनस जाता है? तो अभी ये दुनिया, वी स्टिल फिगरिंग इट आउट। लेकिन मेरा अपना इसमें एथिक्स के पर्सपेक्टिव से जवाब ये है कि आपने उसी को ठहराना है जिसने ये कोड लिखा है, जिसने वो एल्गोरिदम बनाया है, ताकि कहीं ना कहीं तो अकाउंटेबिलिटी आए। फिर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कि मुझे अगर गूगल पॉपअप दे रहा है ना कि तुम्हारी बेटी का जाने का टाइम हो रहा है और तुम्हें इतने बजे घर से निकल जाना चाहिए, हाँ इट्स अ गुड सर्विस, मुझे रिमाइंडर आया, इट्स गुड, आई 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 अप्रिशिएट दैट। लेकिन मुझे ये बताए कि इसको किसने हक दिया है, कि ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मुझे बताए कि ये सिस्टम में कैसे, क्यों मैंने ट्रस्ट करूं इसको, इसके पास इतनी एक्सेस कहाँ से है कि इसको पता हो कि मेरे घर में क्या चल रहा है। तो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपको जवाब देने चाहिए। लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं जल्दी से आगे चलता हूँ, कि आप अगर प्रोडक्ट कोई भी बनाए तो मैं कहूँगा कि आप डिस्कवरी से लेके उसको बार बार इवेल्युएट करें, आप उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छी लिखें। HMW का मतलब है हाउ माइट वी, ये एक प्रोसेस होता है हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन थिंकिंग में, कि जब आप कोई भी चीज़ चला रहे हैं तो आपने कैसे सोचना है उस चीज़ के बारे में। वो कहते हैं, मैंने बहुत गूगल वगैरह पे देखा है, आइंस्टाइन की एक कहावत को मशहूर किया हुआ है। असल में वो आइंस्टाइन की नहीं है, लेकिन वो चले मशहूर हुई हुई है। वो ये है कि अगर मुझे वक्त मिले ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो मैं 90% ऑफ द टाइम प्रॉब्लम को सिर्फ डिफाइन करने में लगाऊं और 10% ऑफ द टाइम उसको सोल्यूशन में लगाऊं। तो डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, और वो मेरे ख्याल में आपको विद टाइम, विद प्रैक्टिस, विद डिजाइन थिंकिंग आता है, कि आप असल चीज कैसे निकालें उस प्रॉब्लम में से। फिर मेथड्स होते हैं कुछ, फिर आप उसको डेवलप करते रहे, कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते रहे, फिर आप दोबारा उसको चेंज करें, उसका डिटेल और डिज़ाइन में जाएं, फिर उसकी टेस्टिंग करें लोगों पे, फिर उसके बाद आप उस डिज़ाइन को और बेहतर करें। लेकिन आपका मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि आई वांट टू क्रिएट वैल्यू फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स, नॉट जस्ट वन स्टेक होल्डर, नॉट सिर्फ अपनी ज़ात के लिए। मैंने फाइनेंसियर्स को नहीं खुश करना सिर्फ, मैंने सबको करना है, क्योंकि आई एम स्मार्टर देन दैट। मुझे पता है कि अगर मैं सबको करूंगा, आई हैव अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। वरना ये मैंने आपको बताया, ये बहुत एग्जांपल्स हैं, आजकल उन कंपनीज का कोई नामो निशान भी नहीं है। और एक और प्रिडिक्शन आप ले लें, ये जो ओपन एआई है जिसने चैट जीपीटी बनाया है, कितनी धूम है, कितनी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की उसकी वैल्यूएशन हुई हुई है, यकीन करें फिजल आउट हो जाएगी। तब फिजल आउट हो जाएगी क्योंकि वो अभी तक ह्यूमन सेंट्रिसिटी पे आए नहीं है। वो उसका जो सैम एल्टमैन है वो भी वही मिस्टेक्स कर रहा है, कि बस बढ़ाई जाओ, इसकी वैल्यूएशन कराई जाओ, इधर भी करो उधर भी करो, और वो इवेंचुअली उसको बहुत बुरा हर्ट करेगी। तो अनलेस कि वो अपने आप को सही करें, रीडिफाइन करें। तो द मेजर थिंग जो मैं आपको प्रोपोगेट करना चाहता हूँ वो है कीपिंग ह्यूमन नीड्स एंड एक्सपीरियंसेस एट द कोर, दैट्स नंबर वन। आइट्रेटिव एंड पार्टिसिपेटोरी प्रोसेस होना चाहिए, कि आप लोगों को बार बार फीडबैक लें, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप कोई बुटीक खोलिए, कुछ किया, आप लोगों से अच्छे तरीके से फीडबैक लेके, यार मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव और करूं। और फिर आप कहाँ पे जाके फंसते हैं, मैंने देखा है जब आप स्केल कर रहे होते हैं, यानी छोटे प्रोडक्ट से आपने बड़े पे जाना है, या आपने ज़्यादा क्वालिटी क्वांटिटी करनी है, तो फिर आप क्वालिटी गिराने लग जाते हैं, वहाँ आपका बिजनेस आउट हो जाता है। फिर आप स्केल स्केल जब आप करते हैं तो आप बहुत स्टैंडर्डाइज करने लग जाते हैं, वहाँ भी आपका ख़त्म हो जाता है बिजनेस। फिर आप बहुत प्रॉफिट पे भी जाना शुरू कर देते हैं, कि यार आई नीड टू मेक प्रॉफिट, तो मैं आउटसोर्स करने लग जाऊंगा, मैं चाइना भेज दूंगा काम, मैं कहीं और। तो वहाँ भी आपका ना फिर प्रोडक्ट कहीं ना कहीं ख़राब होने लग जाता है। तो ये चीज़ों को जहन में रख के आपने चलना है। आई आई विल स्किप दिस वन। ये भी मैं एक, हाँ ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एड फ्रीमैन के साथ था सर, डार्डन में 2019 में ही। तो हम लोग अगस्त में उधर मिले थे, अगस्त के एंड पे। तो उससे कुछ दिन पहले ये एक स्टेटमेंट आई वर्ल्ड इकोनॉमिक, ये सॉरी बिजनेस राउंड टेबल की, जहाँ पे कोई 181 सीईओ थे पूरी दुनिया के। अब 181 सीईओ में सारे, आपके कोका कोला के सीईओ, आपका नेस्ले का सीईओ, आपके सारे टोटल टॉप कॉर्पोरेट सीईओ मौजूद थे। इन्होंने मिलके एक स्टेटमेंट लिखी,
और उस स्टेटमेंट में पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इन्होंने कहा, कंपनीज शुड serve not only their shareholders but also deliver value to their customers, invest in employees, deal fairly with suppliers, and support the communities in which they operate. इसका मतलब क्या है भाई? जो एड फ्रीमैन 1984 पे कह रहा था ना, स्टेक होल्डर थेरेटिक लेंस रख लो, वो कर लो, क्योंकि इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, हम फारे हो जाएंगे। ये दुनिया अवेयर हो चुकी हुई है, लोग कॉन्शियस हो चुके हुए हैं। अब हम फजूल प्रोडक्ट्स और फजूल सर्विसेज नहीं बना सकते जिससे क्लाइमेट भी ख़राब हो रहा है, एनवायरनमेंट भी ख़राब हो रही है। एक पूरी दुनिया में मूवमेंट चल रही है, डाइवेस्ट फॉसल फ्यूल्स, ये चीज़ों से लोग दुनिया साइड पे जा रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी पे जा रही है। अभी डॉक्टर, शायद आप वहीं थे, हॉलैंड में थे, आपने देखा ही होगा वहाँ पे कितना मेजर फोकस है सस्टेनेबिलिटी पे और ग्रीन एनर्जी पे। वो कितना चेंज होगी सोसाइटी, और उन्होंने अगले कुछ सालों के लिए और रख लिया है कि हमने तो बिल्कुल 100% ट्रांसफॉर्म हो जाना बाय 2030। और यहाँ कनाडा में भी ऐसी मूवमेंट्स हैं। तो इस पे आई सॉ पर्सनली एड फ्रीमैन, हम एक कमरे में बैठे हुए थे, ही वॉज गोइंग क्रेजी, ही वॉज सो हैप्पी। कहता है यार मुझे 30 साल लग गए इनको समझाते समझाते, फाइनली द पेनी हैज ड्रॉप्ड, इनको अब आके समझ आइए कि गुजारा नहीं है उसके बगैर। तो आपके लिए लास्ट स्लाइड है। मैं बस ये बताना चाहूँगा कि आप एज मैनेजर्स या एज प्रैक्टिशनर्स आप क्या लेंस रखें। हमेशा ट्राई टू बैलेंस द इंटरेस्ट। अब क्या होता है, आपने क्वेश्चन करने हैं अपने आप को कि जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ, क्या ये शॉर्ट टर्म गेन्स और शॉर्ट टर्म स्टॉक होल्डर गेन्स वर्सेस लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को भी मैच कर रहा है कि नहीं। आपने दोनों सोचने। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी जॉब है, आप इसीलिए सीईओ हो, आप इसीलिए मैनेजर हो इसके लिए। फिर दूसरा आपने क्वेश्चन करना है, एम आई सेटिंग अ कंसिस्टेंट एंड एथिकल प्रेसिडेंट और जस्ट merely अप्लाइंग टू फिक्स अ प्रॉब्लम। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई बंदा रिश्वत मांग रहा है या कुछ कर रहा है, तो आपने कैसे सोचना है उस बारे में कि यार ये मैं तो गलत प्रेसिडेंट सेट कर जाऊंगा। अगर ये होगा कल को कोई बंदा क्वेश्चन करे, मैं कैसे इसको जस्टिफाई करूंगा? मेरा बच्चा ही खड़ा होकर मुझे क्वेश्चन कर ले, मैं कैसे इसको जस्टिफाई करूंगा? तो ये लेंस आपने अपना ऑन रखना है। फिर अगला है, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ट सपोर्ट्स द एंड्यूरिंग हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर, यानी लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आपने सोचना है। फिर वैल्यू अलाइन करने के, डू माई इंडस्ट्रीज वैल्यू अलाइन विद दोज ऑफ ब्रॉडर कम्युनिटी। अगर पूरी इंडस्ट्री ही फ्लॉड है, जैसे फॉसल फ्यूल का मैं आपको बता रहा हूँ, चले पाकिस्तान में अभी ये काफ़ी काम मैंने देखा था हो रहा है कि सस्टेनेबिलिटी की साइड पे सोलर पैनल्स का तो बहुत काम है। आई एम श्योर कि वहाँ पे पाकिस्तान में तो ज़्यादा है बल्कि बाकी डेवलपिंग कंट्री से। तो देखिए, ब्रॉडर कम्युनिटी में एक अवेयरनेस आई हुई है कि हमने ये करना है, हमें सस्टेन, हमें ये सोल्यूशंस चाहिए। तो वैल्यू अलाइनमेंट भी आपने सोची कि क्या ये मेरी इंडस्ट्री अलाइन भी है ब्रॉडर वैल्यूज के साथ कि नहीं। और स्टेक होल्डर हार्म, कि हाउ माइट वी डाइवर्स और एडवर्सली इफेक्ट बाय द डिसीजंस दैट वी आर मेकिंग। क्या ये ह्यूमेन डिसीजंस भी हैं जो मैं लेने जा रहा हूँ? कहीं इससे कुछ स्टेक होल्डर मेरा हार्म तो नहीं हो रहा? ये जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, इससे कहीं मेरे एम्प्लॉयज़ को कैंसर तो नहीं हो जाएगा? ये जो केमिकल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, इससे कोई कहीं इन्वायरमेंट में तो नहीं प्रॉब्लम होगी? इससे कोई मैं स्लेवरी तो नहीं ऐड कर रहा इन द सिस्टम? तो ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपने तब करने। और लीगल एंड रेगुलेटरी इंटेग्रिटी आपने रखनी है, जिसमें आर वी ऑनरिंग बोथ द लेटर एंड द स्पिरिट ऑफ एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। और मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना मार्टिन श्रेली की, जिसने रातों रात 5000% एक लाइफ सेविंग ड्रग की प्राइस बढ़ा दी थी। वो लीगल था, लीगली वो कर सकता था, उसने किया। लेकिन क्या उसका स्पिरिट था? उस चीज में नहीं था। वो लॉ को उसने मिस यूज किए। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन आता है कि आपने क्या स्पिरिट तक रहना है, या आपने बस सिर्फ लॉ सरफेस लेवल का बस मान के आपने कर लिया। तो समझाने का मकसद ये है कि पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर नाउ। आपके कंज्यूमर बेस जो है, आपने हर वक्त ये सोचते रहना है कैसे उनका वैल्यू ऐड करनी है। और लास्ट के रेपुटेशनल रिस्क के, कुड दिस एक्शन डैमेज माय ऑर्गेनाइजेशंस और माय पर्सनल रेपुटेशन और नॉट। तो ये वो चीज़ें कि अगर आप ये अपने जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह फायदा होता है। तो हमने क्या सीखा इस पूरे सेशन में? आई ट्राई टू फोकस ऑन कि आप आइडेंटिफाई करें एथिकल रिस्क्स और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे वो के कप्स की एग्जांपल दी थी कि उसका ये नहीं था मकसद कि यार मैं लोगों के लिए लैंडफिल्स में प्रॉब्लम करूं। उसका मकसद तो था कि मैं कार्बन एमिशंस को कम करूंगा, लेकिन देखिए उससे कितने अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस निकले। तो आपने ये सोचना है। फिर हमने ये तय किया कि स्टेक होल्डर थ्योरी कैसे सपोर्ट करती है मोर इंक्लूसिव डिसीजन, कि आपने कैसे बड़े लेवल पे स्केल अप करना है।
फिर आपने फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को, अगर आपको टेक फर्म है तो आपने कैसे एल्गोरिदम्स लिखने हैं कि आप और एआई टूल्स अगर आप बना रहे हैं तो कैसे एल्गोरिदम्स लिखते हैं। और फिर हमने बात की कि लीडर्स को कौन सी एथिकल लेंस हर वक्त एम्बेडेड रखनी चाहिए अपनी थॉट में, ताकि वो गलत डिसीजन न लें और स्ट्रेटेजिकली अच्छे पर्पस ड्रिवन इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालें जैसे इंसानियत की बेहतरी है। तो ये आप करेंगे तो इससे ऑब्वियसली आपकी ह्यूमन सेंट्रिसिटी भी बढ़ेगी, और आपकी ऑटोमेटिकली स्टेक होल्डर थ्योरी जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगी इनटू योर डिज़ाइन, और आप रिस्पॉन्सिबल वैल्यू ड्रिवन इनोवेशन ज़्यादा आप बनाएंगे। तो देर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम, आप बेशक इसकी तस्वीर ले लें, ये आप किताबें ज़रूर पढ़ें। ये जो पहली किताब थी इसका मैं बताया था, एड फ्रीमैन की, एक बड़ी फिनोमिनल बुक है। और सर ये था वो एंडी विक्स वो जस्ट पास्ड अवे जिसका मैं आपको बात बता रहा था अनफॉर्चुनेटली। तो ये सारे डार्डन के मोस्टली प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने बड़ा एक ह्यूमनिस्टिक काम किया हुआ है दुनिया में, जिनको मैं बड़ा करीब से फॉलो भी करता हूँ। तो मैं सबको रेकमेंड करूँगा कि आप लोग जाएं, पढ़ें, सीखें, स्टे इन टच। बाकी सर द फ्लोर इज़ नाउ ओपन फॉर क्वेश्चंस। जी माशाल्लाह। तो इन वे ये भी एक समाज की एक मेजर खिदमत की है जी, इन लोगों ने, स्टेक होल्डर थ्योरी ने, और इन लोगों ने, इन्होंने मलिया साहबा कहा कि आप सिर्फ प्रॉफिट को मत देखें और आप उसके साथ उसके इर्द गिर्द देखें। इसमें सर इन्वायरमेंट भी शामिल है जी, इन्वायरमेंट भी बिल्कुल शामिल है, बिल्कुल। जानवर भी शामिल है, परिंदे भी शामिल हैं। एनीबडी एनीबडी हु कैन अफेक्ट और इज अफेक्टेड बाय यू इज इंक्लूडेड। अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें, कनाडा में इतनी अब आजकल वाइल्ड फायर्स लगना शुरू हो गई है बीसी के एरिया में, ब्रिटिश कोलंबिया में, कि हमारा लंबर बहुत दुनिया में जाता है। अब वो लंबर क्या, ये लकड़ी है, अब लकड़ी। खत्म होती जा रही है, वो सारी आग की नजर होती जा रही है। तो आप मुझे बताएं, मैंने अपना ना डेक बनवाना था घर का, तो वो कहाँ से कहाँ प्राइसेस गई हुई। मैंने उनसे पूछा यार ये क्या हुआ है, तो वो कहते हैं सर लंबर ही सारा जल गया है, मतलब अब लकड़ी। अब उससे क्या हो रहा है, कंपनीज के लिए इंश्योरेंस भी खत्म होती जा रही है। अब इस बिजनेस को कोई इंश्योर भी नहीं कर रहा, तो कॉस्ट ऑफ बिजनेस इज स्काई रॉकेटिंग, वो सारा पैसा फिर हमें देना पड़ता है। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, हम ऑल्टरनेटिव से चले, हम प्लास्टिक पे चले जाएंगे। हम कहेंगे यार ये लकड़ी रहने दो, अब आप कोई और मटेरियल लेकर आओ। तो देखिए ना, पूरी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी इस चीज़ की, अगर आप ना इन्वायरमेंट को अपना बनाया स्टेक होल्डर, तो लॉन्ग हम्म। रन में तो आप लूज कर जाएंगे। अब जैसे पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला, में एक और हमारे पाकिस्तानी प्रोफेसर हैं यहाँ वाटरलू में ही होते हैं, वो सर काम करते हैं वाटर मैनेजमेंट पे। उनका हम्म। पाकिस्तान के जो वाटर के रिसोर्सेज है उनके साथ वो काम भी कर रहे हैं। अभी मैं उनके साथ एक पेपर लिख रहा हूँ, वो जियो मैपिंग करते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग उनका काम है वो। और मैं एक दिन बैठ के यही बात करते, वो मुझे कहते हैं यार आप अपना स्टेक होल्डर वाला लेंस लेकर आए इसके अंदर, क्योंकि पाकिस्तान भी एट द वर्ज ऑफ लाइक क्लैमिटी है, कि अगर ना पानी को हमने सही मैनेज किया तो ये तो कुछ सालों की बात है। तो अनफॉर्चुनेटली तो वो भी देखें, एक एनवायरमेंटल चीज़ है कि अगर आपने उसको ना प्रोटेक्ट किया, आपने उसको ना सही डिसीजन इस वक्त लिए, तो मसला हो सकता है। अच्छा सर, चंद सवाल पूछ लेते हैं क्योंकि इसमें से जी। 50 के टीचर्स बैठे हैं। तो सर अच्छे टीचर की क्या निशानी होनी चाहिए उमर भाई? मतलब व्हाट मेक्स यू, ड्राइव्स यू टू बी गुड टीचर, व्हाट मेक कीप्स यू हैप्पी हियर? फिर हम सवाल ले लेंगे वहां से मलिया से, सर वो एक्सेलेंट क्वेश्चन। यू नो व्हाट, जब मैं अपने स्टूडेंट को देखता ना कि उसके मुंह पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आती है, और जब वो ट्यूबलाइट जलती है दैट हम्म। रियली मोटिवेट्स मी। वो चीज़ हम्म। देख के ना मेरा सारी थकान उतर जाती है, मैं कहता हूँ यार ठीक है, इसको समझ आ गई है, गुड। और फिर कभी हम्म। ये होता है कि कभी कोई स्टूडेंट आके बाद में मिलते हैं और कहते हैं वो जो आपका मैंने पढ़ा था ना कोर्स, वो उससे मुझे ये फायदा हुआ, तो फिर बड़ी खुशी होती है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ हमें मोटिवेटेड रखती है एज अ टीचर। माशाल्लाह जी। मलिया साहब है, फिर खुबैब जी, चंद सवाल ले अस्सलाम लेते हैं। वालेकुम। थैंक यू सो मच डॉक्टर उमैर, आपने बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन थी। और बहुत जो है ना वो टॉपिक ऐसा था कि जो हम सबको एड्रेस करने की जरूरत है। सर मैं सोशल वर्क में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ सरगोदा यूनिवर्सिटी में। तो गुड टू नो कि आप वाटरलू जैसी अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं और अपने एक्सपीरियंसेस आप शेयर करें। सर मेरा एक सवाल है कि जैसे आपने बात की कि कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है वो अपने मुताबिक चीजों को चला रहा है और जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है, जैसे आपने गूगल की भी एग्जांपल दी। तो आप पाकिस्तान में तो हम ये देखते हैं कि मोर यू हैव मनी, आप जितना आप स्ट्रॉन्ग कैपिटलिस्ट आपका सिस्टम है, उतना ही जो आपका बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके राइट्स पे को या कंज्यूमर के राइट्स की उस तरह बात नहीं की जाती। तो आप शेयर करेंगे जैसे ये गूगल है या बाकी मेटा है या बाकी जो बड़ी कंपनीज हैं, ये एथिकल स्टैंडर्ड्स लोग आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं लेकिन चीजें चेंज नहीं हो रही। तो वहां पे क्या पॉलिसीज हैं या इन चीजों के लिए? हम देखा कि पैसे पहले मेटा वालों को जो है वो कांग्रेस में भी उन्होंने बुलाया और वो सारा उनसे पूछ रहे हैं कि जो उनके राइट्स हैं प्राइवेसी को आप किस तरह से ब्रीच कर रहे हैं।
तो अभी जैसे ये आपने गूगल वाली एग्जांपल दी, तो वहां पे क्या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है कि इनको एथिकल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कुछ चेंजेस आ रही हैं, और क्या उनमें से कुछ हम रेप्लिकेट पाकिस्तान में पॉलिसी लेवल पे कर सकते हैं ताकि सारे स्टेक होल्डर्स को जो है वो बेनिफिट किया जाए एथिकली? एक्सीलेंट क्वेश्चन। आई थिंक ये बड़ा और आपने रेलेवेंट क्वेश्चन किया है। देखें, इसमें मेरा एकेडमिक जवाब से पहले मैं अपना पर्सनल जवाब दूंगा कि जो मुझे लगता है कि आपको ना बार बार स्ट्राइक करना चाहिए आपको एज एन एडवोकेसी ग्रुप। अब जैसे हम एकेडमिक्स है, हमारा काम है हर वक्त इस बारे को उजागर करते रहना। लोगों को जितनी अवेयरनेस पिलाएंगे उतना बेहतर होता है। अब इसकी एग्जांपल ऐसे कि कनाडा में आपको पता है फ़लस्तीन वाला इशू बड़ा हमारे लिए क्लोज अभी हमने देखा है। तो जो अभी मैं एक सर टोरंटो के मेयर के साथ अभी मैं एक डिनर पे इनवाइटेड था। यहाँ पे एक एडवोकेसी ग्रुप है मुस्लिम्स का। वहाँ पे पहली दफ़ा मेयर ऑफ टोरंटो, जो कि आप समझ लें मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी टाइप होती है, वो और मैं बस साथ साथ बैठे हुए थे, एंड शी एक्चुअली सेड कि ये जेनोसाइड हुआ है। और मेरी मेरी हम्म। आंखें खोल के मैंने कहा इसने कैसे बोल दिया जेनोसाइड, ये तो इनकी तो पॉलिसी नहीं होती है। तो देखिए 2.5 साल लग गए, 3 साल लगे, लेकिन इवेंचुअली बोल पड़ी। क्योंकि हम लगे रहे, हम बताते रहे कि जेनोसाइड हो रहा है, ये जेनोसाइड हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है। हम वो कम्युनिटी को उजागर कराते रहे, एकेडमिक्स मिलते रहे, डॉक्टर्स का ग्रुप है यहाँ पे, हम लोग वो मिलते रहे। तो कहने का मकसद ये है कि पर्सनल लेवल पे मैंने तो देखे कि इस तरह चेंज आ जाता होता है। और आप जिसे कहते हैं बस आवाज़ उठाते रहे, अपने स्टूडेंट्स को बताते रहे, और सिविल तरीके से, लाइक नॉट इन अ बैड वे। आप अच्छे तरीके से भी एक चीज़ को कह सकते हैं, आप बताएं कि यार देखें आप गलत पे जा रहे हैं, सर लॉन्ग रन में आपको ही नुकसान होगा। तो आई थिंक इस तरह एक चेंज आता है। दूसरा ये चेंज आता है कि गवर्नमेंट में अब हम ये जो एनसीसीएम जिसका मैं बता रहा था, ये इस्लामिक जो है सोसाइटी, हम बेसिकली करते ये हैं, यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको इंगेज करते हैं, उनसे जाके बात करते हैं। हमारे पास लॉयर्स हैं जो जाके यहाँ के एडवोकेसी ग्रुप्स में बात फैलाते हैं कि मुस्लिम्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ आप गलत हैं, यहाँ आप चेंज करें, यहाँ इस्लामोफोबिया हो रहा है, यहाँ पे मुसलमानों को मसला हो रहा है। और वो सुन रहे हैं क्योंकि उनके इंटरेस्ट में है, उनको वोट चाहिए एंड पे। तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है यहाँ पे जिसकी वजह से वो लोग सुन भी लेते हैं, लेकिन हाँ टाइम लग जाता है। अब इसके बरक्स अगर आप ये कांग्रेस वाली बात करें, यूएस में हम काफ़ी रिग्रेसिव हुआ है काम, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है इससे तो बिल्कुल ही पीछे ले गई है काफ़ी चीज़ों को, इन ह्यूमन राइट्स को और इन चीज़ों को। और टेक्नोलॉजी कंपनीज को तो उसने बिल्कुल ही साथ मिला लिया, तो नहीं सुनी जा रही। लेकिन आप यूरोप में देखें, हर तीसरे चौथे महीने एक बड़ा फाइन होता है मेटा को, गूगल को। और वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो नहीं छोड़ी, वो कह रही है कि आपने यहाँ भी ब्रीच किया। अब डॉक्टर साहब अभी होकर आए हैं यूरोप से, इन्होंने देखा होगा वहां पे हम कुछ भी करने लगते हैं ना, एक लंबा चौड़ा पहले कंसेंट फॉर्म आता है, कोई भी हम गूगल का सर्च भी करने लगे ना, वो पहले हमसे पूछते हैं आप इस पे अग्री करते हैं, इस पे अग्री करते हैं, इस पे। अच्छा, उतनी सख्ती हमारे यहाँ कनाडा में भी नहीं है। मैं भी जब अभी गया हुआ था समर में, उधर डेनमार्क था, वहां पे मैं देख रहा कि यार ये तो बहुत ज्यादा चेक करते हैं आपको कि आप हर चीज पे कंसेंट दें, विच इज अ गुड थिंग। वो कहाँ से आ रही है? वो गवर्नमेंट से आ रही है। तो गवर्नमेंट का भी रोल है, लेकिन गवर्नमेंट को आपने फीड भी करना है, आप एज एकेडमिक्स आप उनको समझाएं, उनको बताएं। तो दैट्स हाउ यू कैन ब्रिंग अ चेंज। अनफॉर्चुनेटली स्लो है कुछ चीज़ों में, लेकिन होपलेस नहीं है, चेंज हो भी जाती जल्दी से सवाल ले लेते हैं जी, क्विकली। खुबैब भाई, अवैस और बशीर, दीज आर द लास्ट जी क्वेश्चन। जी। खुबैब साहब जल्दी से तारुफ अ, कराएं और जी। सर मेरा नाम खुबैबुल हसन है, मैं जीईसी बैच 7 का ग्रेजुएट हूँ, अभी जो आपके साथ कोर्स किया था। तो मेरा सवाल भी ये है कि सर आपने जो पढ़ाया था ये स्टेक होल्डर्स और इसकी जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके जरिए से हम जो इनोवेशंस हैं इसको हम माशरती या माहौलियाती सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ सकें? हाँ, यही बेसिकली तो यही सारी थ्योरी है कि आपने सोचना है कि कैसे उसको आप जोड़ें, कि आप कम से कम कार्बन एमिशंस करें, कम से कम आपका कार्बन फुटप्रिंट हो। मतलब आप जो प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आए जिससे वो माहौलियाती उस आलूदगी को कम करे। तो वो आप स्टेक होल्डर लेंस ही आपका ऑन हो जाएगा। आप ये सोचेंगे अच्छा मैंने डिलीवरी करनी है किसी चीज़ की, प्रोडक्ट की, तो कैसे मैं वो जो डिस्टेंस मैं कवर कर रहा हूँ वो कैसे कम से कम करूँ, पैसे भी बचें और साथ में मैं माहौल को भी ख़राब ना करूँ। तो कोई ऐसी इनोवेशन लेकर आऊँ। तो ये अब आपने सोचना है, इनोवेटिव तो थिंकिंग आपकी होगी उधर, और जितनी क्रिएटिविटी ला रिसर्च सके कर लाएं इस चीज़ में। जी। अवैस भाई, मोहम्मद अवैस, तारुफ कराइए जरा,
क्विकली? जी सर जी, मेरा नाम मोहम्मद उवैस है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और सर जी आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त था, माशा, थैंक यू सर। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है, आपने ये मेंशन किया था कि जो ओपन एआई है ना, ये लॉन्ग टर्म उस तरह सस्टेन नहीं कर पाएगी ना, ये लॉन्ग टर्म चल नहीं पाएगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि आजकल अगर आप देखें, स्टार गेट्स वाले इसका अपना प्रोजेक्ट एक किस्म कोलोब्रेशन हुई हैं, हमारे माइक्रोसॉफ्ट के साथ हो रही हैं और भी एक दो के साथ हो रही हैं। लेकिन अगर हम देखें स्केल अप बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही हैं, ऊपर भी जा रही हैं, फिर ऐसे कौन से फैक्टर हैं कि कंपनी हमें दिखाई देती है कि बहुत तेज़ी से जा रही हैं और एक्चुअल प्रोग्रेस भी कर रही हैं, तो फिर भी स्लो डाउन हो जाती हैं? नहीं, वो जो आपको भी प्रोग्रेस नजर आ रही है ना, वो बड़ी सतही है। आप अगर उसके अंदर जाके देखेंगे ना, तो आप हैरान हो जाएंगे कि एनवीडिया, नाम सुना होगा आपने कंपनी का, जो चिप्स बनाते हैं। एनवीडिया पैसे दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट को, माइक्रोसॉफ्ट पैसे दे रहा है ओपन एआई को, ओपन एआई पैसे पैसे दे रहा है गूगल को, गूगल पैसे दे रहा है। वो एक सर्कल में वही पैसा गर्दिश हो रहा है। वो एक्चुअली रियल नहीं है, वो बबल ही है। तो ये आप अभी तो आपको नजर आ रहा है ऊपर जाता जाता जाता, ये एक दिन कड़क होने और सब ऐसे गिरना है। तो वो रियल ग्रोथ नहीं है। दैट्स अगेंस्ट द स्टेक होल्डर थेरेटिक व्यू। अच्छा सर, और इसमें इसके मैं आपको फैक्टर क्या? पर्सनल ये बताऊं, मैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो भी होते हैं, मैं तो सबको कहता रहता हूँ, भाई निकालो ये गिरने वाला है सब। अच्छा सर जी, इसमें कौन सा मेन फैक्टर है जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि ये फिर इस तरह आगे नहीं चल पाती? जब आप वैल्यू नहीं क्रिएट करेंगे ना। अब देखिए वैल्यू कहाँ क्रिएट हुई है। अब एक स्टेटस, आपने माइक्रोसॉफ्ट की बात की। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट 18 साल लगा दिए उसने अपने स्टॉक को ऊपर लेके जाने के लिए, या टॉप 3 में आने के लिए। अच्छा। माइक्रोसॉफ्ट रातों रात नहीं बनी थी। माइक्रोसॉफ्ट ने एक लंबा सफर किया था, और कोई सोच भी नहीं सकता कि माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट बन जाएगी। ऐसे ही हुआ ना। तो और टेस्ला का भी ऐसे ही है कि शुरू के आप कुछ साल निकाल लें, कोई जानता भी नहीं था। ये 10 तो मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, शायद कुछ साल निकाल लें तो कुछ जानता भी नहीं था। तो ऐसे ही होता है सारी कंपनी, फिर एकदम से। एनवीडिया इतनी बड़ी एग्जांपल है। एनवीडिया का आपको शायद, तो बचपन मेरा तो ज़्यादा, मैं बूढ़ा हूँ। तो मुझे याद है वीडियो गेम करने को जी नए जी नए बिल्कुल। कंप्यूटर आए थे। तो वो एक बस ग्राफिक कार्ड का एनवीडिया का बस लोगो आता था, मुझे तो ये पता था यार ये ग्राफिक कार्ड बनाते हैं, दैट्स इट। तो जी कभी जी। सोचे नहीं था कि इससे दुनिया की तकदीरें चेंज हो रही होंगी, इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी। तो देखिए वो तो कोई भी बंदा नहीं बता सकता। लेकिन फैक्टर्स काफ़ी होते हैं। कहने का मकसद ये है कि आप किसी तरीके से बस वैल्यू क्रिएट करने वाले बने। खुद ही अब जब जिस दिन लोगों ने परसीव किया ना, वो यार इधर से वैल्यू क्रिएट होगी, सब उधर लग गए। तो आपने हर वक्त अपना ज़हन रखना है कि यार मैं वैल्यू क्या क्रिएट कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं करूँ, इवेंचुअली मैंने करना लोगों के लिए वैल्यू है। सर एक मेहनत और वो क्वेश्चन करनी है, है और अगर, सच। एक और क्वेश्चन अगर माइंड ना करें। जी जी, चलो, जल्दी से। बहुत थोड़ा टाइम है, सर जल्दी जी। से कर लें। जी सर, ये जो आपने मेंशन किया डार्क पैटर्न ना जो हमारे यहाँ यूज़ होते हैं ना, फिर सर जी एक कंपनी है जो कि एक वैल्यू भी क्रिएट कर रही होती है लेकिन साथ में इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रही होती है, हम देखते हैं एड्स में, देखते हैं गेम्स में भी देखते हैं। फिर एक जो आमतौर पर जो यूज़र है वो इसको किस एंगल से, किस पर्सपेक्टिव से, ताकि डार्क पैटर्न से बच भी सके लेकिन उससे जो इन्फॉर्मेशन है वो भी ले सके? देखिए, मैं ना एड फ्रीमैन की ही बात को कोट करूंगा। मैंने ये क्वेश्चन उससे किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने जवाब दिया था, देयर आर नो सेंट्स एंड सिनर्स इन दिस वर्ल्ड। अब कहने का मकसद ये है कि यार, और वो एक और बड़े मजे की कहावत है कि अ सेंट वाज अ सिनर वंस, कि आपको जी बिल्कुल। फिर चल ही जाते हो आप कभी ना कभी। तो आप जहाँ गलती करो वहाँ अपने आप को दुरुस्त कर लो। बस इतना सा मैसेज है कि जहाँ आपको पता चले कि वो यार ये मिस्टेक हो गई है, तो बी अ गुड स्टेक होल्डर, ओन इट एंड रेक्टिफाई इट, और आइंदा ना करो। माशा। तो थैंक ये यू सर ये जी। जवाब। बशीर साहब, आप तारुफ कराइए, और आखिरी सवाल जी, जजाकल्ला जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम डॉक्टर बशीर है। मैं ब्यूटम्स कोयटा में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर द वेरी थाटफुल सेशन। हमारे लिए आई ओपनिंग भी है। सर मेरे दो छोटे से, एक सवाल अभी थोड़ा आंसर भी हो गया। एक, अगर हमारा एक सोशल एंटरप्राइज है, उसकी हम्म। अगर सोशल इम्पैक्ट बड़ा अच्छा है लेकिन उसकी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी नहीं है, इन दैट केस अगर वो, फिर आप थोड़ा सा सजेस्ट कर ले कि हम क्या बड़ी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है ना कि अगर हम, हमारा कोई सोशल इंटरप्राइज है, इस तरह इनिशिएटिव है, उसकी अनइंटेंडेड कोई नेगेटिव इफेक्ट्स है या से मैंने कॉन्सिक्वेंसेस है, निकाला तो कॉरिडोर में, वही जिस बच्ची को मैंने रोका है कमरे में, वो इस तरह इस कमरे से निकलकर उसमें जा रही है। सॉरी, हेलो। मेरे ख्याल में वो, हाँ जी मैं जी, आप दोबारा प्लीज बोल। कंटिन्यू करें। हाँ जी। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है ना कि अगर हमारा कोई इनिशिएटिव है या इंटरप्राइज है, अगर उसकी अनइंटेंडेड कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है,
इन दैट केस वो एक आपके उसमें भी थोड़ा सा ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन में थोड़ा वो मुझे आंसर भी हो गया, लेकिन वो पहला क्वेश्चन तो आपने सुन लिया सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं चल जल्दी से उसका जी। जवाब देता हूँ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और यकीन करिए ये एक डिलेमा है कि आप सोशली तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट करें लेकिन आप सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो उसमें जवाब ये है कि फिर आप स्टेक होल्डर थ्योरी को नहीं सही यूज कर रहे। आपने सबको बराबर रखना है। आप ये नहीं कर सकते कि जी आप सोशल को ऊपर रख लें या आप इंप्लॉयज को ऊपर रख लें और आप पैसा कमाना बंद कर दें, क्योंकि आप नहीं सस्टेन कर सकेंगे। यू गोइंग बी जी रनिंग आउट ऑफ योर बिजनेस। आप कैसे फिर करेंगे? तो आपने ये नहीं करना कि एक चीज को, और ये वैसे ही है कि जैसे आप पैसा सिर्फ बनाए और बाकी को निगेट कर दे। ये बिल्कुल वैसे ही एनालॉजी है कि आप सिर्फ बाकियों को बनाए और पैसा निगेट कर दे। दोनों ही एक्सट्रीम्स हैं, दोनों से बचना है। आपने कहीं दरमियानी रास्ता, मियाना रवि वो करना है कि जहाँ पे दोनों चीज़ें ही बैलेंस करें, कि आपने पैसा भी बनाना है क्योंकि वो ज़रूरी है, और आपने सोसाइटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि वो भी ज़रूरी है। तो इस तरह का वाह, माइंडसेट लेके चले तो उससे फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वंडरफुल। ये सर एक चैट बॉक्स में भेजा है मतीउल्लाह साहब ने। जी इज जी। देयर अ मैकेनिज्म इन प्लेस टू आइडेंटिफाई ग्रीन वॉशिंग डन बाय द कंपनीज? ग्रीन वॉशिंग क्या तो कॉन्सेप्ट है देखिए सर? मैकेनिज्म तो उसके बहुत सारे हैं। बेसिकली आप उसका इम्पैक्ट देख लेते हैं कि वाकई में क्या इम्पैक्टफुल थी भी वो चीज़ की नहीं थी, वो सिर्फ बातें थी कि नहीं थी। आप वो फैक्ट चेकिंग कर सकते हैं। तो जो ग्रीन वॉशिंग का लिटरेचर है वो यही करता है, वो फैक्ट चेक कर रहा होता है कि क्या वाकई आया, इस कंपनी ने ये काम किया भी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गैप। गैप एक ब्रांड है, अपैरल ब्रांड है, पाकिस्तान में भी प्रोड्यूस होता है, बांग्लादेश में भी होता है। लेकिन आपको याद होगा आज से कोई 7-8 साल पहले बांग्लादेश में एक फैक्ट्री गिर गई थी। अब वो बेसिकली जो यहाँ की सिविल सोसाइटीज हैं वो, और कुछ 200 से ज्यादा बंदे मर गए थे उधर इस नेग्लिजेंस की वजह से। तो पूरी दुनिया में फिर आउटक्राई हुआ था कि यार आप लोग तो कहते थे कि हम सस्टेनेबल हैं, हम आईएसओ सर्टिफाइड हैं, ये है वो है, तो यहाँ तो आपकी ये हाल हो रहा है, प्रोडक्शन ऐसी हो रही है, और ऐसी जगहों पे आपने रखा हुआ है जहाँ बेचारे लोगों को राइट्स ही नहीं है। तो इसको फिर ग्रीन वॉशिंग में डाल देते हैं फिर, क्योंकि जाहिर है डेटा आ ही जाता है कहीं ना कहीं सामने। तो अगेन कहने का मकसद ये, आप यू कैन फूल समबडी टिल सम टाइम। ये नहीं हो सकता कि आप हर वक्त ही फूल करें सबको। तो ये ग्रीन वॉशिंग का एक यही मैकेनिज्म होता है। चलिए जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक ऑल। माशाल्लाह सर 75 के करीब लोग रहे, और बहुत शुक्रिया जी। हमारे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हुआ इंशाल्लाह, और हमारे फैकल्टी मेंबर्स। तो इस दुआ के साथ सर कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं और ये जो हमारे नुमाइंदा फैकल्टी मेंबर्स हैं, आज के लेक्चर के ज़रिए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप, इफेक्चुएशन थ्योरी, स्टेक होल्डर थ्योरी, और ये बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ें हैं इंसानों के लिए। इसको और इजाफा करें, और अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर रहम फरमाए, हम पर हमें खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो सारे शुक्रिया अदा करना जी। क्लैपिंग करते हैं एक जनाब, आई इंटरनेट क्लैपिंग करते हैं डॉक्टर साहब के लिए। मे अल्लाह सुब्हान ताला बहुत शुक्रिया जी, ब्लेस थैंक यू। सर आपको, आपकी फैमिली को। आपको तो पता ही नहीं चला सर, कब नज़ला खांसी भाग गई सर, वो जज्बा जुनून नहीं जोश। नहीं, मैं वो इतना मुझे यहाँ से bounce मिली है कि आई आई जस्ट कुडंट माशाल्लाह अब माशाल्लाह। आना शुरू हो रही ये है। यार तो ये टीचिंग का कमाल है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी कुदरत से रिवॉर्ड करते हैं। तो बहुत शुक्रिया जी प्यारे बहुत भाई, शुक्रिया एंड सर, थैंक यू वेरी मच जी एवरीबॉडी। अस्सलामु ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।